नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओल्ड मॉन्क्स। आज कंटिन्यू करेंगे हम फिलोसॉफी ऑप्शनल 2021 मेंस का पेपर 1 एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 7 ए बी सी इंडियन फिलोसॉफी हम देखने वाले इस क्वेश्चन में। लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 7 ए। हाउ डू द एडवोकेट्स ऑफ अनिर्वचनीय ख्याति रेफ्यूट द पोजिशन ऑफ न्यायिकाज एंड एस्टैब्लिश द पोजिशन ऑफ अद्वैतीन्स रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ एरर? क्रिटिकली डिस्कस 20 मार्क्स के लिए था। हालांकि बहुत इजी सवाल था ये, लेकिन इन्होंने थोड़ा ट्विस्ट करके घुमा के उसको डाला है। बट दे हैव गिवन ए क्ल्यू। देखो कैसे लिखा है यहाँ पे, हाउ डू दी एडवोकेट्स ऑफ, यानी एडवोकेट्स ऑफ यानी जो अनिर्वचनीय ख्यातिवाद इस पर्टिकुलर थेरी को सपोर्ट करने वाले हैं, हम उसे कहते हैं एडवोकेट्स ऑफ अनिर्वचनीय ख्याति। हाँ, ये कैसे, हाउ डू दे रिफ्यूट दी पोजिशन ऑफ न्यायिकास? तो डेफिनेटली अनिर्वचनीय ख्यातिवाद से कुछ डिफरेंट होगा न्यायिकास का ओपिनियन, है ना। और आगे लिखा है उन्होंने, एंड इस्टेब्लिश द पोजीशन ऑफ अद्वैतीन्स रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ एरर। यानी कि कहीं तो ये एक सवाल किया जा रहा है कि प्रॉब्लम ऑफ एरर के ऊपर फिर अद्वैत वेदांतीन का ये क्या है, पोजीशन क्या है। तो अभी प्रॉब्लम क्या होता है, जिन लोगों को कंसेप्ट ढंग से पढ़े हुए नहीं है, कहीं ये कंसेप्ट क्लियर है नहीं है, ऐसा जो भी हम रेफर कर सकते हैं, उनको ये होता है कि दे डू नॉट रिलेट कि एडवोकेट्स ऑफ अनिर्वचनीय ख्याति कौन है, हु सपोर्टेड द अनिर्वचनीय ख्यातिवाद इन रेफरेंस टू द प्रॉब्लम ऑफ एरर। अगर ये अच्छे से नहीं पढ़ा है, इस टॉपिक को बहुत डिफ़िकल्ट है, समझ में नहीं आ रहा, छोड़ देते हैं, इजी इजी सवाल आते हैं वो पिकअप कर लेंगे, डेफिनेटली यू कैन हैव दैट स्ट्रेटेजी एज वेल। लेकिन ऐसे सवाल जो है ये भी इजी होते हैं, बस इसको कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो अच्छा आपको लिखते आएगा। तो यहाँ पे दो रेफरेंस पॉइंट क्या है, तो एडवोकेट्स जिसके बारे में लिखा है वो एक्चुअली आगे उन्होंने सवाल में दिया कि अद्वैतीन ही है। क्योंकि अगर जिनको अद्वैत का प्रॉब्लम ऑफ एरर का पता है रेफरेंस, तो वो अनिर्वचनीय ख्यातिवाद ही है। अनिर्वचनीय यानी इनडिस्क्राइबेबल। जो एरर होता है सो कॉल्ड स्नेक और रोप की केस में, वो एरर डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। तो उसको उस तरह से देखते हैं। भले कि न्यायिका क्या कहते हैं, उनका रेफरेंस पॉइंट थोड़ा डिफरेंट है। न्यायिका कहते हैं कि एक जनरल परसेप्शन है, बस थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉर्ट ऑफ परसेप्शन है वो। आपको याद होगा तो ज्ञान लक्षण और प्रत्यक्ष प्रमाण, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन न्यायिका एडमिट करते हैं, उसमें आपने एक थ्योरी ऑफ इल्यूजन, अन्यथा ख्याति, ये जो आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मैं किस रेफरेंस में बात कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि ये ज्ञान लक्षण और प्रत्यक्ष प्रमाण का पार्ट है। ओके, जो जो ये भी एक्सप्लेन करता है कि थ्योरी ऑफ इल्यूजन भी किस प्रकार से एग्जीक्यूट होता है। तो वो एक डिफरेंट लेवल के परसेप्शन तक रिलेट करते हैं किसको, प्रॉब्लम ऑफ एरर को। तो उसके अगेंस्ट ये जो न्यायिका का व्यूज़ है, इसके अगेंस्ट जो काउंटर आर्गुमेंट दिए गए हैं बाय अद्वैतीन, वो आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इंडियन फिलोसॉफी के जो हमारे क्लास नोट्स है ओल्ड मॉन्क्स के, उसके पेज नंबर 172 173 का कंटेंट पढ़ लो, आपको ये 20 मार्क का क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। सो वन बाय वन हियर वी विल सी व्हाट कैंडिडेट इज सपोज टू एक्सप्लेन. So here the candidate is supposed to explain theory of error suggested by Nyaya Vaisesika and how this view has been denied by the Advait Vedanta. Simple. Advait suggests theory of appearance of an indescribable, that is Anirvachaniya Khyativad, as they describe creation as an indescribable. तो क्रिएशन ही इंडिस्क्राइबेबल है। तो क्रिएशन में जो भी फिनोमेना एग्जीक्यूट होने वाले हैं, या जिसको आप सो कॉल्ड रियलिटी मानते हो, वो सब उसको डिनाई करेंगे ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कि वो इनडिस्क्राइबेबल है, जैसे स्नेक और रोप का एग्जाम्पल। एंड लास्ट, कैंडिडेट कैन ऑल्सो गिव अ पासिंग रेफरेंस ऑफ मीमांसकाज व्यू ऑफ ख्याति एंड अख्यातिवाद एज अ पार्ट ऑफ देयर थ्योरी ऑफ एरर। अभी ये मैंने एडिशनल इसलिए कहा है आपको, ये हालांकि क्वेश्चन में कहीं पे भी रिलेटेड नहीं है, या हम नहीं भी लिखे तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जब ख्याति ये शब्द आ गया है, तो उसके रेफरेंस में प्रभाकर और कुमारिला, कुमारिला भट्टा और प्रभाकर, इनका क्या डिस्कशन है, एक अगर दे पाए 20 मार्क्स का है तो यू कैन यूज़ दैट लिबर्टी। बट आई वोंट सजेस्ट कि लिखना ही चाहिए था वगैरह, लिखा या फिर वैसा तो एडिशनली अच्छा हो जाएगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये क्वेश्चन आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बी। इफ एवरीथिंग इज मोमेंटरी, देन हाउ डू द बुद्धिस्ट एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ अ मेमोरी एंड पर्सनल आइडेंटिटी? दो चीज़ें पूछी है कि सब कुछ अगर मोमेंटरी है तो मेमोरी कैसे एक्सप्लेन किया गया है और पर्सनल आइडेंटिटी कैसे एक्सप्लेन की गई है।
ऑब्वियसली अगर सब कुछ मोमेंटरी है तो ये दोनों के ऊपर आपका क्या एक्सप्लेनेशन है? ये बुद्धा को सवाल पूछा ही गया है, राइट? अभी ये हम बार बार जानबूझ के बताते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इसमें बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं, बट समहाउ बस हमारा जो देखने का तरीका है, क्वेश्चन का अज़म जो एनालिसिस है वो कुछ मायने में एक्यूरेसी के साथ मैच हो रहा है जो यूपीएससी पूछती है। तो ऐसा ही कुछ हमने जो हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है ओल्ड मॉन्क फिलोसॉफी की, उसमें ये जो हमने एक सवाल पूछा था, यू कैन सी दिस। क्वेश्चन नंबर 2 था, जो बुद्धिज़्म का जो पहला ही टेस्ट है, ये हमारा 24 टेस्ट सीरीज़ का जो एक है, उसमें ये टेस्ट में एक क्वेश्चन मैंने रखा था कि मेमोरी गिव्स डेथ ब्लो टू द कंसेप्ट ऑफ अ क्षणिकवाद, क्रिटिकली एनालाइज 15 मार्क्स। यानी मेमोरी को अगर आप है ऐसा एडमिट करोगे तो क्षणिकवाद को कहीं ना कहीं पे बहुत बड़ा चैलेंज इस्टेब्लिश हो जाएगा। ऐसा सवाल, ऐसा एक स्टेटमेंट मैंने कहीं तो रेफरेंस बुक में पढ़ा था। तो आई थॉट कि क्यों ना इसी रेफरेंस बुक से हम क्वेश्चन पूछ ले। तो दिस हैज़ रियली रिलेटेड विद दिस क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्क्ड रिसेंटली इन यूपीएससी मेंस। तो आप देख सकते हो कि ये मेमोरी के साथ भी पूछा गया हुआ है कि बुद्धिस्ट का, ऑब्वियसली उन्होंने क्षणिकवाद नहीं लिखा है, सिर्फ जो हमारे सवाल में था उन्होंने मोमेंटरी लिखा है, बस इतना ही फ़र्क है। बाकी सवाल का जो कंटेक्स्ट है ओवरऑल कैंडिडेट को समझ में आ गया होगा कि बोथ क्वेश्चंस आर ऑन द सेम लाइन। सो ये इंडियन फिलोसॉफी के हमारे जो क्लास नोट्स है ओल्ड मॉन्क्स के, उसके पेज नंबर 47 पे सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। हालांकि स्पेसिफिक मेमोरी के रेफरेंस में नहीं है, लेकिन मेमोरी के रेफरेंस में कैसे क्या वो इवन अगर मोमेंटरीनेस एक्सेप्ट करते भी है, फिर भी मेमोरी को कैसे क्या वो इसके ही आधार पे एक्सप्लेन करते, ये वहाँ पे दिया हुआ है। तो बस वही एक्सपेक्टेड है यहाँ पे। तो कैंडिडेट ने क्या लिखना चाहिए वो देखते हैं। वन शुड एक्सप्लेन दी नैरात्म्यवाद ऑफ बुद्धिज़्म, क्योंकि वो पूछा है कि वो क्या है, वो तो पहले बैकग्राउंड में आना ही चाहिए। दैट इज द सोल इज नथिंग बट द एग्रीगेट ऑफ द कॉन्शियसनेस। ऑन द सेम लॉजिक मेमोरी कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द कॉज एंड इफेक्ट विच आर क्लोजली एग्रीगेटेड लाइक अ कॉन्शियसनेस। यानी क्या कि जैसे एक कॉन्शियसनेस दूसरी कॉन्शियसनेस के साथ एकदम कोरिलेटेड है, इतना क्लोजली वो ये है कि हम उसमें के जो गैप्स है वो देख नहीं पाते, दे आर इम्परसेप्टिबल टू अस। जैसे कि दो पानी की बूंद मिला के, हाँ, जो ये पानी का ड्रॉपलेट बनेगा, वैसे ही असंख्य असंख्य यानी लाइक बहुत हज़ारों करोड़ों अब्जों वाटर ड्रॉपलेट से रिवर बनी है। तो रिवर हमको यूनिटी रिफ्लेक्ट कराती है ना, वो उसके अंदर के जो ड्रॉपलेट्स है उसको रिफ्लेक्ट कराता है क्या? डाइवर्सिटी को? बिल्कुल नहीं। तो यही बुद्धिज़्म का क्लेम है कि आप जो भी देखते हो इट इज़ जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ यूनिटी, बट देयर डजंट एग्जिस्ट एज सच यूनिटी। कि रिवर एज सच एग्जिस्ट नहीं करती, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। वैसे ही सोल एज सच एग्जिस्ट नहीं करती, जो कॉन्शियसनेस की यूनिटी के रेफरेंस में आप देखते हो। सो कॉन्शियसनेस क्या है? तो कॉज एंड इफेक्ट के टर्म्स में चल रहा है। तो मेमोरी भी क्या है? तो जैसा कुछ कंडीशंस डेवलप हो जाएंगे तो उस पे वो पॉपअप हो जाएगा। यानी वो इफ़ेक्ट आने के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस है, अगर वो वहाँ पे प्रेजेंट हो तो उसका जो कॉज है इमीडिएटली एग्जीक्यूट होगा और इफेक्ट में कन्वर्ट होगा। यानी हम कहते हैं ना कि ओ आई हैव सीन अ रैट विच इज़ लाइक अ माउस। तो जंगल में गए और रैट देखा और माउस के जैसे सिमिलरली, ये जो है ना कि आपको याद आया कि ये माउस है, तो ये जो याद आना कहते हैं ना, तो वो कंडीशन है। वो कंडीशन जैसी आ गई मेमोरी से वो पॉपअप हो गया। तो मेमोरी से पॉपअप होना यानी क्या? तो अर्लियर इट वाज एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ अ कॉज एंड इट बिकेम एन इफेक्ट व्हेन दिस फेवरेबल कंडीशंस अपीयर्ड। सो ये भी इंटरमिटेंट ही है, बस हम उसको परसीव नहीं कर पाते, ऐसा बुद्धा कहते हैं। आगे जाएंगे। एज द क्वेश्चन इज ऑन द पर्सनल आइडेंटिटी, वन शुड ऑल्सो एक्सप्लेन द सोल एज अ पंचस्कंधास। यानी जो बॉडी है, सोल है, जिसको हम एज ए यूनिट मानते हैं, है ना। यूनिटी यानी एक, ये मेरी बॉडी है, एक बॉडी ऐसा, या मेरी सोल है, एक ही सोल है, सॉर्ट ऑफ। तो ये कुछ और नहीं, ये एक एग्रीगेट ऑफ 5 कंधों का बना हुआ है ऐसा, और वो भी इन अ वे कहीं पे भी परमानेंट ऐसी एंटिटीज़ नहीं है। तो डेफिनेटली सोल इज जस्ट द एग्रीगेट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो दैट्स आई दे डिनाई द पर्सनल आइडेंटिटी एज वेल। लेकिन एक मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है यहाँ पे कि जब हम आइडेंटिटी की बात करते हैं ना, तो आइडेंटिटी डजंट सिंपली स्टैंड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सोल, बट ऑल्सो विथ रेफरेंस टू द साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी। यानी जिसको मैं, हम कहते हैं ना, दिस इज़ मी, मेरा होना, मेरे अनुभूति, मेरी अनुभव, ये जो हम बोलते हैं, इसके बारे में गौतम बुद्धा क्या कहते हैं, ये भी इसमें आ सकता है। तो ऑब्वियसली आप क्या मानते हो? तो आप पंच महाभूतों के आधार पे ही खुद को रिलेट करते हो कि मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं वीक हूँ,
मैं हेल्दी हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग, जो भी हम अपने बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं, जो पर्सनल आइडेंटिटी के रिफ्लेक्शन में आता है, तो वो सब क्या है, एक मेयर रिफ्लेक्शन है कॉन्शियसनेस का। ओके, तो उसमें एज सच ऐसी यूनिटी नहीं रिफ्लेक्ट होती है, वो भी इसमें आ सकता है। तो दिस इज द डेटा दैट यू शुड राइट इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7C, एक्सप्लेन द जैना व्यू ऑफ अ सेवन फोल्ड सप्तभंगी नय। आई थिंक ये सबसे इजी सवाल रहा होगा बच्चों के लिए, कि 15 मार्क्स के लिए उन्होंने पूछा है। सेवन सप्तभंगी नय के ऊपर सवाल है। हालांकि इसके पास इसके रिलेटेड नय के एक 7 प्रकार भी जैना ने बताया है। वो मेरे बुक में आप अगर देखोगे इंडियन फिलोसॉफी के ओल्ड मार्क्स के, तो उसमें आपको मिल जाएंगे वो पॉइंट्स जहाँ पे नय के 7 प्रकार दिए हैं। जो 4 है जो अर्थ के आधार पे डिवाइड किए गए हैं, और जो 3 है वो शब्द के आधार पे डिवाइड किए गए हैं। ऐसे 7 प्रकार के नए भी कमिट करते हैं अलग अलग फिलोसोफर्स। तो उसमें सब आते हैं, बुद्ध आते हैं, अद्वैत वेदांत आते हैं, न्याय वैशेषिक आते हैं, सांख्य आते हैं। तो वो सबको उस प्रकार से बताते हैं कि इन सब ने जो जजमेंट दिए हैं वो किसी ना किसी तरह से रिलेटिव है। लेकिन एज दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन्ड सप्तभंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो स्यात् अस्ति नास्ति वो जो पॉइंट है, वो 7 प्रकार के जजमेंट, उसके बारे में ये रेफरेंस में आना चाहिए। तो इंडियन फिलोसॉफी के जो हमारे नोट्स है, उसमें आप पेज नंबर 23 पे सप्तभंगी न्याय का पूरा सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। तो वन शुड एक्सप्लेन द रीज़न बिहाइंड द एडॉप्शन ऑफ द 7 फॉर्म्स ऑफ द जजमेंट। तो रीज़न पहले देना ज़रूरी है कि क्यों 7 ही क्यों, और उसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, क्यों, क्या रीजंस दिए हैं कि जिसके आधार पे वो कहते हैं कि जजमेंट्स रिलेटिव होते हैं। तो द कैंडिडेट शुड आल्सो एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ अ स्यादवाद सो एज टू वैलिडेट द सेवन फोल्ड जजमेंट। क्योंकि स्यादवाद दिए बिना आप ये बोल ही नहीं सकते हो कि हमारे जो जजमेंट होते हैं वो रिलेटिव होते हैं। बिकॉज वो क्या हो जाएगा, नहीं तो अ, हम सिर्फ सेवन फोल्ड जजमेंट को एक्सप्लेन कर दिए ऐसा हो जाएगा। हमें ये बताना है कि सेवन फोल्ड जजमेंट ही क्यों। तो उन्होंने अलग अलग कॉम्बिनेशन से बताया ना कि इसके बियॉन्ड कुछ नहीं हो सकता है। आई बात ध्यान में। तो फिर उसके क्रिटिकल अप्रोच भी आएंगे, क्रिटिसिज्म भी आएगा उसका कि किस प्रकार से जैना को लोगों ने कहा है कि आप, हाँ, जैसे एब्सोल्यूटिज्म को आप ये नहीं करते थे, है ना, कि वो कहते हैं कि जो भी एब्सोल्यूट एक्सक्लूसिवली प्रेडिक्ट करेगा रियलिटी को, वो कहीं ना कहीं पे फॉलिसी कमिट करेगा। तो ऑब्वियसली अद्वैत वेदांत कहते हैं कि फिर आपने 7 फॉर्म्स ऑफ द जजमेंट क्यों नहीं दिए, क्यों दिए, फिर आपका ये जो एब्सोल्यूट नेचर नहीं है क्या, है ना। तो ऐसे अलग अलग तरीके से उनको क्रिटिकली ये एनालाइज किया गया, उनके ऊपर आर्गुमेंट्स उठाए गए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जब स्याद ये वर्ड यूज़ होता है, तो कुछ लोगों ने उसको कहा कि ये स्याद का अर्थ होता है मे बी, ऐसा भी हो सकता है। तो मे बी है यानी सर्टेनली, कहीं तो डाउट है, दे आर नॉट श्योर। लेकिन जैनिज्म के रेफरेंस में अगर बात की जाए, तो स्याद डज नॉट स्टैंड फॉर मे बी, इट इज़ सम हाउ, यानी कहीं ना कहीं पे जो आप बोल रहे हो वो 100% लेकिन पार्शियल ट्रूथ है। ओके, 100% है बट पार्शियल है, कंप्लीट नहीं है। इसके लिए बस उसको स्याद लगा के आप ये बता सकते हो सामने वाले व्यक्ति को कि माई नॉलेज इज रिलेटिव इन नेचर, सो इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट। सो द पीपल विल बिकम मोर एंड मोर एकोमोडेटिव, दे विल नॉट क्वारल विथ ईच अदर। झगड़े नहीं हो गए रिलीजन्स में एक दूसरे के। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जैना फिलोसॉफी बिहाइंड गिविंग दिस सप्तभंगिने एंड स्यादवाद। तो ये भी आ जाना चाहिए इसमें। आई होप दिस इज ऑल क्लियर विद द क्वेश्चन नंबर 7A, B, C। और थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। कोई क्वेरी यू कैन मेल मी ऑन दिस गिवन मेल ID, और यू कैन इवन व्हाट्सएप अस। और अगर हमारी ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो आप, तो ये सब बेनिफिट्स है। 4 बुक्स वर्थ ऑफ ₹1500। ये जो टेस्ट सीरीज़ का आप सवाल आपने देखा, वही ये 24 टेस्ट की टेस्ट सीरीज़ इसमें फ्री मिलेगी। अदरवाइज इट विल कॉस्ट यू अराउंड 10 और 12,000। रिकॉर्डेड लेक्चर्स थ्रू द एंड्रॉयड ऐप। तो आपका अगर लेक्चर मिस भी हो जाता है, तो घर पे बैठ के आराम से बाद में जब समय मिलेगा देख भी सकते हो। डेडिकेटेड गाइडेंस, ऑब्वियसली यू कैन डायरेक्टली कॉल मी, कॉन्टैक्ट मी फॉर any queries that you have, and we can have a discussion on that, and answer writing practice obviously, and it will goes on. So there is a lot of things that as a journey we must see. So that is all about online batches. So thank you for watching guys. If you like the video, please share with the aspirants who are willingly looking for कि यूपीएससी के आने वाले सवाल को हम कैसे लिख सकते हैं। ओके, सो दिस वीडियो माइट बी ऑफ देयर हेल्प। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।